नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की तैयारी जो उत्तराखंड एलटी स्पेशल में चल रहा है उसको कराती हूँ। तो शिक्षण अभिरुचि तो वैसे टैट वालों के लिए भी और पीजीटी टीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबके लिए एक जैसा ही है। तो जो बच्चे पीजीटी टीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही सिलेबस अक्सर रहता है। तो आप देख सकते हैं। जो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में अधिगम के सिद्धांतों में लगभग सभी सिद्धांत आपको करा दिए हैं और अब हम चले हुए थे गहने के अधिगम के सिद्धांत पे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ये आएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी आपको दे रखी है। गैने के बारे में रॉबर्ट गैने, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट गैने और ये अमेरिका के निवासी थे। इनकी जो पुस्तक थी कंडीशनर ऑफ लर्निंग उस पुस्तक का नाम था। और इन्होंने ये जो गैने हैं रॉबर्ट गैने, ये संज्ञानवादी विचारधारा के जो अधिगम के सिद्धांतों में जो संज्ञानवादी थे उसमें इनकी गिनती की जाती है। तो रॉबर्ट गैने आधुनिक अधिगम के सिद्धांत तो कई विद्वानों ने दिए हैं, जैसे थॉर्नडाइक का है, पॉवलॉव का है, स्किनर का है, ये सारे सिद्धांत गुथरी का है और बंदूरा का है। वार्ड ने आपको एक एक करके पढ़ा लिए हैं। तो रॉबर्ट गैने आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। जो आधुनिक अधिगम का सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं रॉबर्ट गैने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक न एक या तो इसके अधिगम के एक सिद्धांत पूछा जाएगा या तो कुछ ना कुछ इसके ऐसे जो 8 सोपान इसने अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत 8 सोपान दिए हैं उनमें से एक सोपान पूछा जाएगा, पर जरूर एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। जो आप देखते रहते हो कई चैनलों पे केवल क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसरों से आपका कंप्लीट चैप्टर नहीं होता है, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है ना, तो उस सिलेबस के अंतर्गत आपको हर चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। तो एक बारी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लड़की स्कूल से आके अपना कोट, जो पिछले 2018 का पेपर जो एलटी का हुआ था शायद उसमें था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि एक लड़की अपना कोट फर्श पे फेंक देती है, तो उसकी माँ उसको उसी डांट के बोलती है कि अपना कोट उठाओ और खूंटी पे टांग दो। फिर कल वो जब स्कूल से घर लौटती है तो वो अपना कोट सीधे खूंटी पे टांग देती है। तो ये किस अधिगम के अंतर्गत आता है? तो ये था श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था गैने के कि गैने का जो सिद्धांत है इसमें देख लो, ये श्रृंखला अधिगम तीसरे नंबर पे आता है अधिगम के सोपान में। तो अधिगम के इसने 8 सोपान बताए हैं। उन 8 सोपानों से जो नीचे से देखो 8 सोपान बताए हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ, इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से इसने अधिगम के सोपानों को समझाया हुआ है। तो गैने का जो अधिगम का सिद्धांत आप देखोगे तो इसी प्रकार से चार्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जो तीसरा था श्रृंखला अधिगम, तो ये उसका आंसर था। तो क्या था श्रृंखला अधिगम? ये एडविन और गुथरी के सिद्धांत पे आधारित था। इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित रूप से सीखना, भी इसी को बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखना इसी को बोलते हैं। कैसे? जैसे व्यवस्थित रूप से सीखना, जैसे हम बच्चों में आदतों का निर्माण करते हैं कि पहले तो उनको प्रलोभन दे के, डरा के, समझा के सिखाते हैं, और फिर कल धीरे जब एक दिन सिखाएंगे, दूसरे दिन सिखाएंगे, फिर तीसरे दिन उनकी वो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। ये इसी के अंतर्गत था कि जैसे हमने बच्चों को सिखाया कि स्कूल से आओ, अपने जूते खोलो, अपने कपड़े खोलो, कपड़ों जहाँ व्यवस्थित जगह पे रखो, अपना बैग जहाँ रखा जाता है वहाँ रखो। तो एक दिन तो डांट के, पहले तो समझा के बोलेंगे, अगर नहीं माने तो डांट के बोलेंगे,
तो जब वो तीसरे चौथे दिन घर आएंगे तो वो सीधे अपने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने कपड़े, अपने बैग, जूते सही जगह पे रखेंगे। इसको बोलते हैं श्रृंखला, स्टेप बाय स्टेप, मतलब व्यवस्थित रूप से सिखाना। ये था व्यवस्थित रूप से सिखाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे वो, अब देखो ना क्वेश्चन तो पूछा गया था, अब इतना डीपली देखो, इतने अधिगम के कितने से ज़्यादा सिद्धांत पड़े हुए हैं। अधिगम के सिद्धांत जो सिलेबस में दिया हुआ है तो उसमें कितने सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों में भी एक एक चीज़ याद रखनी। हर सिद्धांत में कई ऐसे शब्द हैं, उनको याद रखना है। इस प्रकार से जैसे संकेत अधिगम है, उद्दीपक अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक है, बहुविवेदन, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। 8 ये इसके सोपान है। 8 सोपानों में बीच का श्रृंखला अधिगम पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये सारे जितने भी इसने 8 सोपान बताए हैं, तो हर सोपान अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला और दूसरा तीसरा मैंने आपको समझा दिया था। पहला जो 8 अधिगम का जो सोपान इसने बताए, 8 सोपान बताए हैं। सबसे पहले तो याद रखने वाली बात है कि रॉबर्ट गेने अमेरिका के निवासी थे, जो संज्ञानवादी विचारधारा पे, जो अधिगम के सिद्धांत में दिए हैं, संज्ञानवादी विचारधारा पे आधारित थे। दूसरा, उनकी पुस्तक का नाम था कंडीशनर ऑफ लर्निंग। तीसरा, उन्होंने वो आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक, और उसमें ज़्यादातर हमको थॉर्नडाइक या पावलो ऐसे इस प्रकार से याद रहते हैं, लेकिन आधुनिक अधिगम के सिद्धांत के जनक थे। अब पूछा जाएगा कितने सोपान बताए हैं अधिगम के, तो 8 सोपान उन्होंने बताए हैं। 8 सोपान किस क्रम में हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को, तो इस क्रम, नीचे से ऊपर के क्रम में इन्होंने 8 सोपान बताए। एक एक बात ध्यान नोट करने लायक है। ऐसे ही आप भी इसका चार्ट बना के नोट कर देना, या तो इस स्क्रीनशॉट भी आप ये बोर्ड का ले सकते हो। तो 8 में पहला बताया था संकेत अधिगम। इनके जितने भी इन्होंने 8 सोपान बताए हैं, इन सोपानों को किसी न किसी सिद्धांत पे ये आधारित है, किसी न किसी सिद्धांत पे आधारित है। अब पहला इसमें क्वेश्चन जो समझने लायक है, तो ये इस प्रकार से समझ जाएं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, ये देखो मैंने चार्ट के माध्यम से इस प्रकार से बताया हुआ है कि पहले से लेकर चौथा ये है निम्न अधिगम, ये निम्न स्तर का अधिगम है, और 5वां, 6वां, 7वां और 8वां है उच्च अधिगम, उच्च स्तर का अधिगम है। इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि 1 से लेकर 4 तक निम्न स्तर का, और 5 से लेकर 8 तक उच्च स्तर का। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, इस प्रकार से जो 1 से लेकर के 3 तक के जो सोपान है, उसको मनुष्य और पशु दोनों करते हैं। यानी जो ये अधिगम का इन्होंने सिद्धांत, ये सोपान बताए हैं, इस कड़ी में, इस क्रम में मनुष्य भी सीख सकते हैं और जानवर भी, पशु भी सीख सकते हैं। पशु अब कैसे, जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो कैसे उनको ट्रेनिंग दें, कैसे उनको सिखाएं, तो ये इस क्रम में आता है। अब देखो संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम जैसे हमने कहा, संकेतों के माध्यम से सीखना। संकेतों के माध्यम से किस प्रकार से सीखेंगे, जैसे रेड लाइट को देख करके हमें पता चल जाता है कि रेड लाइट, अगर कोई चौराहे पे रेड लाइट आई तो इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रुक जाओ, ना कोई सिखाता है आपको, ना बोलने की जरूरत पड़ती है। सबको पता है कि रेड लाइट का मतलब सिग्नल पे रुकना है। तो संकेत के माध्यम से सीखना, तो ये था पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पे। अब जिन्होंने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा है उनको तो पता है ना कि उसने एक कुत्ते के माध्यम से कुत्ते को बंद कमरे में किया था, और उसके आगे उसके घंटी बजाने के साथ उसको खाना दिया जाता था, और जैसे ही घंटी बजी वैसे ही खाना मिला। तो शुरू में तो खाने के लालच में कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खाने को हटा दिया। केवल घंटी बजती थी तो कुत्ता अलर्ट हो जाता था, उसके मुंह में लार आ जाता था, और धीरे धीरे घंटी को हटा के ठीक वो टाइम जब होता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था। अब उन्हें न तो घंटी बजाने की जरूरत पड़ी और न तो खाना का लालच। मतलब पहले तो हमने
उनको कुछ दे करके, कुछ संकेत के माध्यम से उससे सिखाना है और फिर धीरे धीरे उससे एक आदत का निर्माण करना है। इसको बोलते हैं शास्त्रीय पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। और इसके कितने नाम होते हैं ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर कंप्लीट समझना है तो पिछली वीडियो को देखें। दूसरा था उद्दीपक अधिगम। तो उद्दीपक अधिगम जैसे संकेत अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध पे आधारित था। दूसरा था उद्दीपक अधिगम, ये पहला और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से वैसे समझाया हुआ है, ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो उसको जरूर देखें। पर स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पे आधारित था। तो स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था इसमें उन्होंने यही समझाया था कि अगर हम मतलब कोई कार्य अगर सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने के लिए मतलब जब हम किसी कार्य को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका तुरंत प्रतिफल चाहिए। मतलब मानो बच्चे को अगर कुछ सिखाना है, अगर हम किसी बच्चों को कहें कि जो बच्चा सबसे जल्दी कुछ याद करके आएगा उसको एक एक चॉकलेट मिलेगी। अब छोटे बच्चे पहले तो चॉकलेट के लालच में, कल 2 चॉकलेट मिलेंगी, वो लालच में उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो कुछ दिनों बाद उन्हें वो पुनर्बलन, वो चीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी आदत बन जाएगी कि अब हमने पढ़ाई, इसके बाद ये क्वेश्चन याद करना है। या हमने किसी को बोला कि बच्चों को बोलते हैं ना क्लास में, आप क्लास का ही उदाहरण लेंगे, स्टूडेंट का ही उदाहरण लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कहा कि सबसे अच्छी जो हैंड राइटिंग बच्चा बना के लाएगा उसको स्टार मिलेगा। अब बच्चे स्टार के लालच में या 10 नंबर मिलेंगे जो भी होगा, तो हम उसके लालच में बच्चे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्रम 1 2 दिन 4 दिन महीने तक अगर चलेगा, फिर उनकी धीरे धीरे अपने आप हैंड राइटिंग सुधर जाएगी और फिर आपको कुछ भी उन्हें पुनर्बलन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया धनात्मक। अब ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं जैसे दंड देना, डर के माध्यम से। भाई जो बच्चा याद करके नहीं आएगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं ऋणात्मक। वैसे तो ऋणात्मक पुनर्बलन देना अमान्य माना जाता है, पर फिर भी एक डर के माध्यम से। तो बच्चे डर कि हमें कहीं क्लास से बाहर ना होना पड़े तो बच्चे स्कूल जल्दी आने की कोशिश करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, तो धीरे धीरे उनकी ऐसी आदत बन जाएगी, वो जल्दी उठेंगे, जल्दी तैयार होकर जल्दी टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। तो फिर उन्हें न तो डराने की जरूरत पड़ेगी, न तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक पुनर्बलन देने की जरूरत पड़ेगी। इसको कहते हैं, यही स्किनर ने अपना जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, यही चीज उन्हें बताई थी कि किसी चीज का हमें तुरंत फल मिलना, तुरंत उसका प्रतिफल मिलना, चाहे ऋणात्मक पुनर्बलन दे, चाहे धनात्मक पुनर्बलन, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला, लेकिन उससे भी बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये आता है उद्दीपक अधिगम के सिद्धांत पे कि तुरंत उसका पुनर्बलन मिल जाना। क्रिया प्रसूत के स्किनर के सिद्धांत पे ये आधारित था। इनका जो अधिगम के 8 सोपान बताए थे, उसमें दूसरा सोपान था ये। तीसरा सोपान जो श्रृंखला अधिगम, जो मैंने कई बारी समझा दिया है, ये कई बारी पूछा गया है। अब जरूरी नहीं यही पूछा जाएगा, जब उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत आएगा ये भी हो सकता है। तो तीसरा था श्रृंखला अधिगम। जो श्रृंखला अधिगम का अर्थ ही था व्यवस्थित रूप से सीखना, ऐसे भी समझ सकते हो। ये गुथरी और एडविन का जो सिद्धांत था, गुथरी और एडविन का जो सिद्धांत था उस पे आधारित है ये श्रृंखला अधिगम। इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सीखना। अब इस पे एक तो ये है कि अब व्यवस्थित सिस्टम वाइज सीखें कि बच्चों को किस प्रकार से आदतों का निर्माण कराना, किस प्रकार से सिखाना। जैसे आप एक प्रकार से आप हिंदी का ही ले लें कि मतलब सीधे हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया और सीधे उसको सेंटेंस लिखना तो सिखाएंगे नहीं, वो कैसे सीखेगा? जिसको नहीं आता है तो वो आने की आदत डाली, फिर बैठना सिखाया, फिर लाइनें खींचनी, पेंसिल पकड़ना, फिर वर्ण सिखाए, फिर शब्द सिखाए, फिर धीरे धीरे जैसे क्लास बाई क्लास आगे जाएंगे, फिर सेंटेंस बनाना सिखाया, फिर किताब पढ़ना, तब उनको आएगा। मतलब एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़े। ऐसे तो नहीं कि पहले ही दिन स्कूल गए और पहले दिन सारा सिखा दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसको कहते हैं
स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही दूसरा इसका रूप था कि बच्चों को हम आदतों का निर्माण कैसे करें, उनको उसमें भी ये है, चाहे आप पुनर्बलन दें, धनात्मक दें, ऋणात्मक दें, चाहे डांट के सिखाएं, प्यार से सिखाएं। तो जो वो था कि बच्ची ने कोट फेंक दिया या दूसरे दिन वो उसने खूंटी पे टाँक दिया है, तो वो उसी का उदाहरण था कि बच्चों को हमें पहले खुद से सिखाना पड़ेगा। कि बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आए तो उनको सिखाया कि अपने जूते बाहर खोलो, कपड़े उतार दो, फिर बैग सही जगह पे रख के खाना खा के फिर अपना होमवर्क करो। होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क कैसे करें, इस प्रकार से पहले हम उनको सिखाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आदत का निर्माण हो जाएगा और वो खुद ब खुद जैसे ही स्कूल से आएंगे वैसे ही वो सिस्टम वाइज करते जाएंगे। स्टेप वाइज सीधे आए, अपने जूते खोले, कपड़े खोले, कपड़े चेंज किए, स्कूल यूनिफॉर्म रख दी और फिर अपना जो खाना होगा लंच वो खाया, फिर अपना थोड़ा आराम किया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए, होमवर्क करने बैठ गए। तो उनकी वो आदत बन जाएगी, फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्थित रूप से श्रृंखला, इसको कहते हैं श्रृंखलागत अधिगम, श्रृंखला अधिगम। चौथा था इसका, जिसको मनुष्य, आप चौथे से लेकर 8वें तक केवल मनुष्य सीख सकते हैं। जो पहले से तीसरे तक मनुष्य और पशु दोनों सीख सकते हैं, और चौथे से इसको केवल इंसान ही सीख सकता है, जो दिमाग का काम होगा, जो दिमाग चलाएगा। तो दिमाग तो इंसान के पास ही होगा ना। तो चौथा है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम का अर्थ होता है पाठ्य पुस्तकों को रटना। ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का। रटना तो वैसे ही, रटने का तो हर जगह विरोध किया गया है कि रटना कोई पढ़ना नहीं हुआ, पर फिर भी शाब्दिक अधिगम मतलब पाठ्य पुस्तकों को रटना, पढ़ना, बोलना, चिन्हों को पहचानना, कविता पाठ करना, गीत गायन करना। तो रटना जरूरी नहीं है कि किसी पाठ से कविता, हमने कहा कविता को याद करना, कविता पाठ करना, तो कविता पाठ तो किसी उसके हिसाब से जब प्रैक्टिकल करके तो सीखेंगे नहीं, या उसको तो रटा ही जा सकता है ना। कई मानों में तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कोई गीत को याद करना, तो गीत तो रटा ही जा सकता है ना। गीत को कैसे याद करेंगे, पर गाने का तो उसमें सुर लगाएंगे, लेकिन शुरू में तो गीत तो रटना ही पड़ेगा। तो ये होगा शाब्दिक अधिगम। शब्दों का शाब्दिक मतलब शब्दों में ही उसका अर्थ है, तो पहले ध्यान से शब्दों को पढ़ें क्या है। तो शाब्दिक अधिगम का अर्थ है जैसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, रटना, फिर बोलना, उसके चिन्हों को पहचानना। यानी मैंने अभी बताया ना, जैसे कविता पाठ करना या गीत गायन करना, तो इसमें तो रटना ही पड़ेगा। तो ये आएगा शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत, शब्दों को पढ़ना। इसलिए मैंने एक एक उदाहरण भी आगे से दिए हुए हैं। अगला 5वां था बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन, विभेद, ये देख लो, बहु मैंने बहुत सारा, विभेद करना माने अंतर करना। ये देख लो ना, शब्दों का अर्थ से भी आप इसको समझ सकते हो। किसी भी शब्द का आप जब क्वेश्चन आता है ना पेपरों में, तो फटाफट आंसर नहीं देना है या फटाफट पढ़ के और उसका आंसर लिखने बैठ गए, पहले शब्दों को समझना है। अगर आप संकेत का मतलब समझोगे, या उद्दीपक आपने पढ़ा हुआ है कि उद्दीपक किसको कहा जाता है, आप ध्यान से पढ़ो इसको। श्रृंखला क्या है, एक व्यवस्थित रूप क्या। शाब्दिक अधिगम, शब्दों को रटना, पढ़ना, इस प्रकार से। अब बहुविभेदन का अर्थ देख लो। बहु माने बहुत सारा, उसमें अंतर करना आना चाहिए। विभेद करना, बहुविभेदन माने विभेद करना, अंतर करना, वस्तुओं में अंतर करना। मैंने इसमें तो समान गुण वाले अधिगम में विभेद करना मतलब, लेकिन हमें उसमें अंतर करना, थोड़ा कुछ ना कुछ हर चीज़ में। अगर एक जैसे इंसान भी हैं, अगर एक जैसी चीज़ भी हैं, तो उसमें भी ना कुछ अंतर तो होता है। उस अंतर को करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं विभेद करना। मतलब हमने कहा दो वस्तुओं को, जैसे चित्र नहीं आते अखबारों में, चित्र आते हैं, एक जैसे चित्र आते हैं, तो इसमें लिखा होता है कोई 5 अंतर ढूंढिए।
दिमाग लगाइए और कोई 5 अंतर ढूंढिए या 3 अंतर इनमें ढूंढिए। अब दिखने में तो एकदम देखो फर्स्ट नज़र में देखो तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब हम अपना दिमाग लड़ाएंगे कि कहाँ इनमें अंतर है, कहाँ इनमें विभेद है, तो तब हमें पता चलेगा कि कहाँ इसमें अंतर पाया गया है। तो ये है बहुविभेदन अधिगम कि पहले उसको करना आना चाहिए। तो तब उन्हें कहने का मतलब है कि शुरू में तो हमने चित्रों के माध्यम से सिखाया, फिर धीरे धीरे कुछ और देके स्कूलों में सिखाया, फिर जब वो जैसे जैसे उनकी सोच डेवलप होगी तो वो खुद ही चीज़ों में अंतर करना सीख जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, अधिगम हो गया, वस्तुओं में अंतर करना। छठवां था प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम, एक तो चीज़ों में अंतर करना, अंतर का मतलब ये इससे किस चीज़ में अलग है। जैसे समान मैंने अभी बताया ना, अखबारों में नहीं आया रहता है चित्र की इसमें 5 अंतर ढूंढिए, ये 2, कहीं भी आया रहता है कि एक जैसे तो दिख रहे हैं पर कुछ ना कुछ उनमें अंतर है, उसको तो बोलेंगे बहुविभेद। अब छठा हो गया प्रत्यय अधिगम। ध्यान से पढ़ें, इसमें समानता और असमानता, इसमें दोनों चीज़ें देखनी है। प्रत्यय अधिगम का मतलब अब प्रत्यय का मतलब यहाँ पे जो हिंदी वाले प्रत्यय हैं उनसे न लें, ये अलग चीज़ है। इसमें समानता व असमानता, हमने दोनों चीज़, संप्रत्यय भी लिखा गया है, कहीं कहीं प्रत्यय लिखा गया है और कहीं संप्रत्यय लिखा गया है। संप्रत्यय दिमाग में समस्या का समाधान, यानी अमूर्त सोचना, पहले अपने दिमाग में सोचना, अमूर्त सोच जिसको कहते हैं कि अमूर्त सोचना, और फिर उनमें अंतर, डिस्टेंस, क्या मतलब क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, इस प्रकार से हमें उसको देखना है। तो जब ये चीज़ मतलब किसी के दिमाग को डेवलप करना, किसी की छोटे छोटे स्टेप में सिखाना, कि पहले ऐसे सिखाया फिर दूसरे सिस्टम से फिर तीसरे सिस्टम से, उनका कहने का मतलब ये था कि इस सिस्टम से आप बच्चों में को सिखा सकते हो, कोई भी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से सिखा सकते हो। तो अनुभव प्रशिक्षण, संप्रत्यय निर्माण करना मतलब अनुभव व प्रशिक्षणों द्वारा, मानसिक बिंब के द्वारा सीखना, यानी अपने दिमाग में सोच करके, अपने दिमाग में सोच करके और फिर सीखना। कोई भी चीज़ हम किसी को बोलते हैं ना कि इसको, इसमें अंतर ढूंढो, बच्चों को कोई ऐसा सवाल दे दिया कि इसमें अंतर, इसमें समानताएं और असमानताएं बताओ, तो फिर हर कोई अपना अपना दिमाग लड़ाएगा, बच्चे अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कोई कैसा कोई कैसा, फिर देखेंगे सबसे अच्छा सही सटीक जवाब किसने दिया, तो फिर इसका मतलब उसका दिमाग इतने अच्छे से काम कर रहा है। अमूर्त सोच का निर्माण करना, इसका मतलब होता है संप्रत्यय निर्माण करना, मतलब एक अमूर्त सोच का निर्माण करना। अब जो 7वां था, जो ये इनको 5वें से लेकर 8वें उच्च अधिगम के अंतर्गत आते थे। 7वां था सिद्धांत अधिगम। अब सिद्धांत अधिगम का मतलब होता है, सिद्धांत अधिगम से ही मतलब तार्किक चिंतन से है, तर्क के आधार पर सोचना, किसी घटना को तार्किक अधिगम। तार्किक मतलब कि जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो उस पर सोच कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, मतलब एक वैज्ञानिक सोच डेवलप करना। तार्किक सोच का मतलब ही वैज्ञानिक सोच होता है। अमूर्त व मूर्त चिंतन, दोनों चीज़ हुई, पहले दिमाग में सोचा और फिर उसको एक मूर्त रूप दिया, फिर उसका ऐसे एक सटीक जवाब, पहले अपने दिमाग में सोचा कि ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता था, एक वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना। तो इसको कहते हैं सिद्धांत अधिगम, किसी घटना को तार्किक आधार पर संचालित करना, तर्क के आधार पर उसको सोचना, एक सोच का निर्माण करना, पहले उस पर कि क्यों, कैसे, किस प्रकार से हुआ, कैसे किसी चीज़ को, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, जैसे वैज्ञानिक सोच है, कुछ चीज़ अचानक घटना घटित हुई तो वो उस पर सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। किसी चीज़ का, अब चंद्रयान बना तो पहले तो सोचा होगा ना कि चंद्रमा कैसा होगा, वहाँ जाके क्या होगा, क्या करेगा, फिर उसके लिए एक यान बनाया कि कैसे बनेगा, फिर पहले तो ये क्या चीज़ है और फिर उसके लिए कैसे बनेगा, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वहाँ कैसे उतरेगा। वो होता है एक सिद्धांत एकदम, एक तार्किक सोच, पहले अमूर्त, पहले दिमाग में फिगर बना लिया कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा और फिर उसको मूर्त रूप देना। पहले तो अमूर्त सोच, पहले सोचा कि ऐसे बनेगा यान और फिर उसको मूर्त रूप मतलब बनाया उसको,
पहले तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचाया उसको, तो इसको बोलते हैं सिद्धांत अधिगम। मूर्त अमूर्त सोचना और अमूर्त के बाद मूर्त रूप से चिंतन करना, अमूर्त से मूर्त की ओर, मतलब इसको बोलते हैं तार्किक चिंतन। अब लास्ट था इसका समस्या समाधान। समस्या समाधान स्वयं उस समस्या का समाधान करना, यानी विश्लेषण करना, विश्लेषण या तर्क करना, मतलब सबसे उच्च सोच है समस्या समाधान। जो ये जितने भी सिद्धांत बताए हैं 1 से लेके 8 तक गिने के, तो इसमें सबसे उच्च सोच जो मानी गई है ये है समस्या समाधान जो अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, ये सबसे उच्च सोच मानी गई है। तो ये कैसे सबसे उच्च सोच है? इसमें बालक अवलोकन, पहले उस चीज को देखेगा, फिर तार्किक स्तर पर सोचेगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर उसका विश्लेषण करेगा, क्या सही है या गलत है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अपने दिमाग में चिंतन करेगा, फिर कल्पना करेगा कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, और फिर उसके बाद उस समस्या का समाधान ढूंढेगा। तो इसको कहेंगे समस्या समाधान। कोई आपके सामने पे तुरंत कोई समस्या घटित हुई और आपको उस समस्या से कैसे निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढोगे, क्या चीज़ होगी कि आप कुछ, तो उसको सोचना अपने दिमाग में कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और फिर उस समस्या से पार पाना, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना, ये है समस्या समाधान। स्वयं समस्या का समाधान करना, और ये गहने के अंतर्गत सबसे उच्च कोटि की सोच है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट गहने ने जो आधुनिक अधिगम का मतलब है सीखना है, आधुनिक जो सीखना है उसके जनक माने जाते हैं। उन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं कि किस प्रकार से हम किसी नई चीज़ को, किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कई विद्वानों के सिद्धांतों को भी जोड़ा गया है, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया ये सबसे उच्च कोटि की सोच जो समस्या समाधान है या सिद्धांत अधिगम तार्किक सोच है, लेकिन उससे भी ऊपर है कि मतलब एक तो तर्क स्तर पर सोचना, और दूसरे सोच करके उसका समाधान निकाल लेना, और उस जैसे कोई चीज़ का निर्माण करना, पहली बारी तो नहीं होगा सही, दूसरी बारी गलत होगा, तीसरी बारी हो सकता है कई टाइम हो सही गलत सही। कोई सोच तो अच्छी थी, तर्क स्तर पर सोचा, अमूर्त रूप में सोचा, लेकिन जब तक हम उसकी पूरी तरह उसमें सफल नहीं हो जाते तब तक वो केवल क्या रहेगा, एक सोच ही रहेगी। लेकिन जब हम सफल हो जाएंगे तब उसको कहेंगे समस्या समाधान, उसका हमने उस चीज़ से समाधान निकाल लिया, वो स्थायी हो गया है। तो ये सबसे उच्च कोटि की सोच मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसको अच्छे से याद कर लेना। आई होप इतना आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये अब अधिगम वाला सिद्धांत आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण क्या है, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण, मतलब एक चीज से दूसरे में ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। अब अधिगम का स्थानांतरण कैसे होगा, वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अधिगम का मतलब तो सीखना होता है, और सीखना का स्थानांतरण कैसे होगा, एक को समझने के लिए, इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, समझें अच्छे से। और तब तक ये आपको मैंने आपको बता दिया कि इन सोपानों में से कोई ना कोई क्वेश्चन, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं जाएगा। आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट